अब बात करते हैं दोस्तों हम राशियों की दिशा। राशियों की दिशा क्या है? जैसा कि दोस्तों हमने 12 राशि पढ़ा। अब 12 राशियों की स्थितियों में 12 राशियों की दिशा कौन कौन सी है? पूर्व की दिशा में कौन सी राशि होती है दोस्तों? 1, 5 और 9। यदि आपको यहाँ पर नंबर याद होगा तो आप राशि समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने आपको बताया कि 12 राशियाँ होती हैं तो 12 राशियों के नंबर के हिसाब से उनको याद करिएगा। यहाँ मैं नाम भी लिख सकता था, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि नंबर से हमें कैसे राशियों को आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे पहचानना है हमें नंबर से। तो 1 नंबर मैं आपको बताऊँ, 1 नंबर मेष, 5 नंबर सिंह, 9 नंबर धनु। पूर्व दिशा में 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु। पूर्व की दिशा में कौन सी तत्व की राशि होगी? ये सब अग्नि तत्व की राशि है। पूर्व दिशा में मेष, सिंह और धनु किस तत्व की राशि है? अग्नि तत्व की राशि है। कभी अगर आपसे पूछा जाए मेष किस तत्व की राशि है तो आप उसको बता सकते हैं कि मेष पूर्व दिशा की राशि है और अग्नि तत्व की है। सिंह पूर्व दिशा की राशि है, अग्नि तत्व की। धनु पूर्व दिशा की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। दक्षिण दिशा में 2, 6, 10। 2 से वृष, 6 से कन्या, 10 से मकर। वृष, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व की राशि है, दक्षिण दिशा की है। दक्षिण दिशा की पृथ्वी तत्व की राशि है। पश्चिम दिशा की बात करें दोस्तों, 3, 7, 11। 3 से मिथुन, 7 से तुला, 11 से कुंभ। किस तत्व की राशि है? वायु तत्व की राशि है। उत्तर दिशा की बात करें दोस्तों, 4, 8, 12। 4 हुआ आपका कर्क, 8 हुआ आपका वृश्चिक, 12 हुआ आपका मीन। किस तत्व की राशि है दोस्तों? जल तत्व की राशि है। राशियों में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि राशियों के नंबर आपको बहुत ही, जिस प्रकार राशि का नाम जरूरी है उस प्रकार राशि के नंबर आपको बहुत ही जरूरी है। तो राशि के नंबर आप जरूर याद करें। जब तक आप राशि के नंबर नहीं याद करेंगे तब तक आप किसी भी व्यक्ति कुंडली का विश्लेषण और विवेचन करने में आपको कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहेंगी, क्योंकि आपका वह बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि राशि को नाम और नंबर से पहचानना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों देखते हैं ग्रहों की अवस्था। जैसा कि दोस्तों हमने आपको डिग्री बताया था, 12 राशियों की 30 डिग्री होती है। किस डिग्री पे इनकी क्या अवस्था होती है? जैसे वृद्ध या मृत अवस्था। जब भी कोई ग्रह 0 से 5 डिग्री होगा वह वृद्ध अवस्था का होगा या तो मृत अवस्था का। वृद्ध या मृत दोनों में आप कह सकते हैं। और 26 से 30 होगा तो वह वृद्ध या मृत की अवस्था में उसकी गिनती होती है। इस अवस्था का प्रयोग कैसे करना है? मन में थोड़ा भी संशय मत पालिए। जैसे आगे बढ़ेंगे, जब प्रयोग करेंगे तो यह सब आपको पता चल जाएगा और ये सब आपको समझ लगेगी कि हमने ये पढ़ा था, हमको अब यहाँ पे यह याद करना है, यह लगाना है सूत्र। यहाँ पे यह सूत्र का याद रखिएगा। वृद्ध या मृत अवस्था 0 से 5 और 26 से 30 डिग्री पर जब भी कोई ग्रह होगा वह तो वृद्ध या मृत की अवस्था में आएगा। बाल अवस्था 6 से 10 डिग्री से लेकर 6 से 10 या 21 से 25 डिग्री पर जब भी कोई ग्रह रहेगा वह बाल अवस्था पर रहेगा। इसके बाद युवा अवस्था 11 से लेकर 20 डिग्री तक जब भी कोई ग्रह रहेगा वह युवा अवस्था में रहेगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह हर जगह प्रयोग होगा। जब भी किसी भी व्यक्ति कुंडली का आप विश्लेषण और विवेचन करेंगे तो आपको वृद्ध मृत अवस्था, बाल अवस्था और युवा अवस्था का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी भी ग्रह की अवस्था आप देखेंगे उस अवस्था के हिसाब से व्यक्ति फल देगा। एक बच्चा क्या कार्य कर सकता है, किसी भाव में बैठकर क्या फल दे सकता है, आप समझ सकते हैं कितना कार्य कर सकता है। और एक बाल अवस्था और इसके बाद एक वृद्ध जो व्यक्ति रहेगा, बूढ़ा व्यक्ति से बोला जाए कार्य कर दो तो कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कुछ जो बड़े कार्य होते हैं, जो मेहनत के कार्य है, तो बूढ़ा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। हो सकता है अपने अनुभव से दिमाग लगा के आपको बता दे कार्य कर लीजिए, लेकिन उसके लिए मेहनत वाला कार्य के लिए आपको युवा व्यक्ति चाहिए जो मेहनत कर सके।
तो इसलिए ग्रहों की स्थिति को देख के कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं, क्या वो फल देने लायक है या नहीं है, उसको भी समझना हमारे आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और उस अवस्था में हम आपको यह पता होना जरूरी है कि कौन सा ग्रह किस अंश की स्थिति पे वृद्ध या मृत होता है, कौन सी अंश और स्थिति पे वह युवा होता है और कौन सी अंश और स्थिति पे वह बालक होता है। तो जब हमें ज्ञान रहेगा तो हम किसी भी कुंडली का फलादेश करने में कहीं भी हिचकेंगे नहीं और हमसे कोई गलतियां नहीं होगी। जब इसका ज्ञात हमें नहीं रहेगा कि हमने देखा कि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो हमने बहुत अच्छा फलादेश दिया, लेकिन हमने क्या देखा कि उनका अंश ही कमजोर है, वो अंश बल से मजबूत नहीं है, तो हमारे फलादेश गलत हो सकता है। इसलिए अभी हमें फलादेश में करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक उदाहरण दिया कि ऐसा हो सकता है। जब भी किसी भी ग्रह की भावों की फलादेश करें तो उस ग्रह के अंश को देखें, उसकी स्थिति को देखें, वह उच्च का है या नीच का है, वह किस भाव में बैठा हुआ है, स्वराशि में बैठा हुआ है, दृष्टियां देखें। इस सब को जब आप देखेंगे तब जाके किसी भी कुंडली का अगर आप फलादेश करते हैं तो 100% सटीक बैठता है, 100% सही होता है। तो इसलिए इसको आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर इसको कंठस्थ कर लीजिए कि कब ग्रह मृत अवस्था होते हैं, कब ग्रह वृद्ध अवस्था होते हैं, कब ग्रह बाल अवस्था में होते हैं और कब ग्रह युवा अवस्था में होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों का उदय होना और ग्रहों का अस्त होना। अक्सर हम अगर कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो हम आप सुनते हैं कि यह ग्रह अस्त है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब आता है तो वह ग्रह अस्त माना जाता है। कितने डिग्री पे वह ग्रह अस्त होता है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रमा की 12 डिग्री। चंद्रमा की 12 डिग्री मतलब दोस्तों, जैसे यहाँ पे सूर्य 25 डिग्री के हैं और यहाँ पे चंद्रमा आ जाते हैं और चंद्रमा यहाँ पे 10 डिग्री के होते हैं, तो 25 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो कितनी डिग्री आएगा यहाँ पे 15। मतलब कि चंद्रमा सूर्य से अस्त नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे चंद्रमा 14 डिग्री के होते, अगर यहाँ पे चंद्रमा 14 डिग्री के होते तो 25 में से यदि आप 14 माइनस करते तो यहाँ पे 11 डिग्री आता, मतलब कि सूर्य से चंद्रमा अस्त है। मंगल के लिए बात करूं दोस्तों, तो मंगल की जैसे सूर्य यहाँ पे सूर्य अगर 27 डिग्री के हैं, मंगल यहाँ पे 12 डिग्री के हैं, तो 27 में से यदि आप 12 माइनस करेंगे तो कितने डिग्री बचेंगे यहाँ पे 15, मतलब कि मंगल सूर्य से अस्त है। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य 27 के होके और मंगल यहाँ पे 10 डिग्री के होते हैं तो 27 में से 10 हटाएंगे तो 17 डिग्री, मतलब इस समय अस्त नहीं, 17 को भी अस्त माना जाएगा, 17 डिग्री को भी अस्त माना जाएगा, लेकिन 17 तक उदय आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेशन और दे देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। सूर्य 27 डिग्री, मंगल 10 डिग्री, या तो मंगल को मैं यहाँ पे सीधा 9 डिग्री ले लेता हूँ, तो 27 में से यदि आप 9 माइनस करते हैं तो 18 आता है, मतलब कि सूर्य से मंगल अस्त नहीं है। तो यह कैलकुलेशन का गणित है। बुध 13 डिग्री, जब भी 13 डिग्री गैप होगा, 13 डिग्री से कम या 13 डिग्री तक गैप होगा तो बुध अस्त होंगे। गुरु 11 डिग्री गैप होगा या 11 डिग्री से कम होंगे तो बुध अस्त होंगे, गुरु अस्त होंगे। शुक्र 9 डिग्री से कम या 9 डिग्री का गैप होगा तो ये शुक्र अस्त होंगे। शनि 15 डिग्री का गैप हो या 15 डिग्री से कम गैप का हो तो शनि अस्त होते हैं। यह ग्रहों का उदय और अस्त है। इसको अगर आप कुंडली में हमेशा इम्प्लीमेंट होता है, इसको हर जगह यूज किया जाता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे उदय है, कौन सा ग्रह कहाँ पे अस्त है। जब ग्रह उदय होता है तो उसके फल में, फलादेश में अलग एक शक्ति होती है। जब ग्रह अस्त होता है तो उसके फलादेश में एक अलग शक्ति होती है। इसलिए उदय और अस्त का जो कैलकुलेशन का ये मैथ है, तो बहुत सरल तरीके से इसको अगर आप समझेंगे कि यदि चंद्रमा और सूर्य के बीच में 13 डिग्री का फासला है तो चंद्रमा अस्त नहीं है। यदि 12 डिग्री और 12 डिग्री से कम है तो चंद्रमा अस्त है। मंगल का सूर्य से 17 डिग्री का गैप है तो अस्त है। अगर 18 डिग्री हो गया, 19 डिग्री हो गया तो अस्त नहीं है।
बुध सूर्य से 13 डिग्री गैप है तो अस्त अस्त है, अगर 14 डिग्री गैप होते हैं या उससे बढ़ जाते हैं तो अस्त नहीं है। गुरु 11 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री और शनि 15 डिग्री। पूर्ण अस्त ग्रह वही होता है दोस्तों जब कोई ग्रह 3 डिग्री या 3 डिग्री से नीचे आ जाता है तो वह ग्रह पूर्णतः अस्त कहलाता है। एक अभी ये अस्त है और एक उदय की बात हो रही है, लेकिन जो पूर्ण अस्त ग्रह होते हैं वह जब 3 डिग्री से नीचे चले जाते, 3 डिग्री या 3 डिग्री के नीचे ग्रह को पूर्ण अस्त कहते हैं। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे बात आती है ग्रहों का वक्री होना। ग्रहों का वक्री होना, ग्रहों का वक्री होना वह होता है दोस्तों जब भी कोई ग्रह अपनी वर्तमान रफ्तार को छोड़कर धीमी गति से चलने लगता है, उसी को वक्री अवस्था कहते हैं। अक्सर आपने सुना कि गुरु वक्री हो गए हैं, शनि वक्री हो गए हैं, मंगल वक्री हो गए हैं, बुध वक्री हो गए हैं। तो वक्री होने का मतलब उल्टा चलना नहीं होता है, अपनी रफ्तार को, वर्तमान रफ्तार को कम कर देना। 100 की स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा है गाड़ी से और एकाएक उसने ब्रेक लगा के उसने 80 की स्पीड से कर लिया, इसी को ग्रहों में वक्री की स्थिति कही गई है। तो ये जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो मतलब उसने अपनी रफ्तार को कम कर दिया है, उसे ग्रहों की वक्री अवस्था कहते हैं। तो ग्रहों की वक्री अवस्था की मैं बात करूं तो बहुत सरल भाषा में कि जब भी कोई सामान्य ग्रह अपनी वर्तमान रफ्तार को छोड़कर धीरे धीरे चलने लगता है, उसी को वक्री अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम भावों की। हमने भाव को समझा था, प्रथम से लेके द्वादश भाव तक समझा था। अब इसमें हम ग्रहों के भावों की स्थिति समझते हैं, कैसे क्या भाव होता है। दोस्तों यह है प्रथम भाव। प्रथम भाव को केंद्र भाव कहते हैं और त्रिकोण भाव कहते हैं। प्रथम भाव को केंद्र भाव कहते हैं और त्रिकोण भाव कहते हैं। दूसरे भाव को दोस्तों हमने न्यूट्रल लिया है, तीसरे भाव को हमने न्यूट्रल लिया है, चौथे भाव को भी हम केंद्र भाव कहते हैं। पंचम भाव को हम त्रिकोण कहते हैं। षष्ठ भाव को हम हमेशा त्रिक भाव कहते हैं, त्रिक। सप्तम को हम केंद्र कहते हैं। अष्टम को हम त्रिक, नवम को हम त्रिकोण कहते हैं। दसम को केंद्र कहते हैं। एकादश को भी हम शून्य न्यूट्रल लेते हैं और द्वादश को हम त्रिक में लेते हैं। 1 4 7 10 ये केंद्र में आते हैं। 1 5 9 त्रिकोण होते हैं। 6